हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लक्ष्मीकांत 7th एडिशन की यही सीरीज। अब तक मुझे उम्मीद हो गई होगी, तुम लोगों को रियलाइज हो गया होगा कि कैसे पढ़ना चाहिए रादर दैन कि कैसे पढ़ने का तुम्हारा मूड हो रहा है। बहुत सारे लोगों को एतराज होता है जब मैं इन वीडियोस में या अपनी क्लासेस में ये बात बताता हूं कि तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हो उस तरह से सक्सेस तुम्हें नहीं मिलने वाली। बहुत सारे लोग इतने एतराज में हो जाते हैं कि वो उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं, लेकिन मुझे उन कमेंट से कोई खास परवाह नहीं होती, बिकॉज ये भीड़ है। भीड़ का तो ऐसे भी कोई वैल्यू होती नहीं है। तुम्हें जिंदगी में भीड़ से ऊपर उठना होता है। यू हैव टू इंश्योर कि तुम एक दिन आईएएस ऑफिसर्स बनो, आईपीएस ऑफिसर्स बनो, तो तुम्हारे में एक डिफरेंस होना चाहिए। और वो डिफरेंस के लिए तुम्हें एक डिफरेंट तरीके से पढ़ना भी चाहिए। जिस तरह से आमतौर पे पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है उस तरह से तुम इस एग्जाम के आसपास भी नहीं आओगे। नॉट दैट कि मैं ये बोल रहा हूं कि जिस तरह से मैं बोल रहा हूं उस तरह से तुम्हारी कोई गारंटी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा एक रियलिस्टिक चांस होगा टू पास दिस एग्जाम। जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो कुछ कोशिश करता है उसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन किसी भी मुकम्मल प्रोसेस के लिए आपके पास एक टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी होती है। मैं उसी तरह से पढ़ाता हूं। बहुत सारे लोगों को, जो यूजलेस लोग होते हैं, उनको बुरा लगता है, लेकिन मुझे ऐसे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग जो मेरी ये क्लास देख रहे हैं वो यूजलेस कैटेगरी से ऊपर उठ चुके हैं। तो ध्यान से पढ़ो। अगले 10-15 मिनट में मैं तुम्हें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, और उस टॉपिक को अटेंड करने से पहले अगर तुम मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये इसका एड्रेस है, ये इसका कोड है। इस वीडियो को पॉज करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं इसीलिए लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहा हूं। लक्ष्मीकांत से मेरे को कोई रॉयल्टी नहीं मिलती। लक्ष्मीकांत मुझे कोई बैठकर थैंक यू तो भेजता नहीं। लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जो काफी डिटेल्ड में है, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल्स होने की वजह से भी दुख है, क्योंकि 900 प्लस पेजेस को जब आप पढ़ लेते हो तो आप उसको कनेक्ट कैसे करोगे, ये हर एक के बस की बात होती नहीं। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों के बस की बात नहीं होती, कंसिडरिंग कि तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि इस एग्जाम में तुम्हें एक साल में इतने सारे कोर्सेज खत्म करने, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने। ये काम मैं तुम्हारे लिए कर देता हूं, लेकिन लक्ष्मीकांत एटलीस्ट तुम्हें 50-60% टुवर्ड्स प्रीलिम्स जरूर ले जाएगा। ये 100% है, बशर्ते कि तुम उसको कनेक्ट कर पाओ। वो काम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। वैसे भी हमें बुक्स पढ़ने की आदत है, सो यू कैन ऑलवेज यूटिलाइज दिस पार्ट। हम इस बुक को 15 सीजन्स में डिवाइड करेंगे, हर एक में 4 से 6 एपिसोड्स है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हमारा 24th या फिर 25th सेशन होगा। आई काइंड ऑफ लूज काउंट नाउ, लेकिन मेक श्योर दैट आप इसको हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे अटेंड करो। और जो बीच का टाइम है, जो वक्फा है, उसमें मेक श्योर कि आप इसको लिखो, रिवाइज करो, एमसीक्यूज करो। अदरवाइज क्या फायदा, पढ़ पढ़ा के कुछ होने वाला है नहीं। अगर तुमने इसको ढंग से वॉच कर लिया, आई एम मोर और लेस कन्विंस कि तुम इसको ढंग से करोगे तो तुम चैंपियन बन जाओगे इन दिस सब्जेक्ट। दूसरी बात है कि चाहे मैं जितना मर्जी यहां पर गाने गा लूं, शेरो शायरी कर लूं, नज़में सुना लूं, मैं जो 1-to-1 सेशंस का जो तुम्हें आनंद है वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। वो जो एनवायरमेंट होता है जब हमारी प्लस क्लासेस में होता है, तो वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं यूट्यूब पर, बिकॉज यूट्यूब पे मोनोलॉग होता है। अब फिर से भीड़ चालू होगी। हाँ सर, चाय के टपरी वाले चिल्लाने लग जाएंगे, सर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करो। दुनिया में तुम जो कर रहे हो या दुनिया में कोई कुछ कर रहा है, वो उसके बदले में तुम्हें कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। दिस इज लेन देन, इकोनॉमी, कॉमर्स पर ही दुनिया पूरी की पूरी टिकी हुई है। मुफ्त में तो कोई आदमी किसी को बुखार भी नहीं देता। पॉइंट यहां पर यह है कि तुम्हें इंश्योर करना चाहिए कि तुम्हें जो मिल रहा है वो रियलिस्टिक एडवांटेज दे रहा है या नहीं दे रहा। उस हिसाब से मेरे ख्याल से अन अकेडमी एक काफी रीजनेबल प्राइसेस पर तुमको ये ऑफर दे रहा है। पढ़ने का दिल करेगा तो ठीक है, मुफ्त खोरी जाओगे, रेवड़ियां बांटते बट्टी घूमते रहोगे तो जिंदगी कट जाएगी और आलू गोभी खरीदते रह जाओगे। पढ़ने का दिल कर रहा है सही मायनों में, तो बहुत अच्छे एजुकेटर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE। मैं बड़ा एब्सोल्यूट प्रैक्टिकल पर्सन अगर धरती पे कोई तुम्हें मिलेगा तो मैं हूं। मैं यही बात बोल रहा हूं कि अगर तुम
रीजनेबल प्राइसेस पे चाहते हो तो 1,000 रुपए से कम पर मंथ के अनुसार तुम्हारी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। पॉइंट तुम्हारा है, मर्जी तुम्हारी है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दिस। आज हमारा 25th सेशन है, आई बी स्टैंड टू बी करेक्टेड, मुझे 24वां लग रहा था, लेकिन ये डीपीएसपी है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इससे पहले हुए टॉपिक से डिफरेंशिएट करना जरूरी है। इससे पहले हमने जो टॉपिक किए वो किए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का टॉपिक किया। भाई फर्क क्या पड़ता है? सबसे पहले बिल्कुल बेसिक फर्क यह पड़ता है कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी दिया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को भागों में डिवाइड किया गया है। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, वैसे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 है। कभी कभी यूपीएससी डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। सो मेक श्योर कि आपको जो फैक्चुअल याद करना है वो फैक्चुअल भी याद कर लो। सिर्फ यही मत सोचो कि जी हम तो बैठकर कोई रिसर्च ही करने वाले, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते। नाउ फर्क फिर से वापस चलते हैं कि सर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में फर्क क्या है। तो राज्य के जो सिद्धांत के जो नीति निर्देश दिए गए, यहां से ये जो निर्देश दिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, डायरेक्शंस दिए गए। सर डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा सुप्रीम लॉ है, दिमाग में डालो। जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा, जो संविधान बोलेगा, जो आईन बोलेगा वही होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके से बात करता है। एक में वो स्टेट यानी कि राज्य को बोलता है ये मत करो, जो नहीं करने को बोला जाता है वो तुम्हारे अधिकार बन जाते हैं। इन अदर वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों को बोलता है इसके आगे तुम्हारा क्षेत्राधिकार खत्म हो गया, तुम एक हद तक एक इंसान को कंट्रोल कर सकते हो, उसके आगे उसके अधिकार चालू हो जाते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो फॉर इंस्टेंस इफ वी गो बैक टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में स्टेट के खिलाफ नेगेटिव इंजंक्शन है, नेगेटिव इन द सेंस उसको मना किया गया है, उसके लिए एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि देखो अनलेस एंड अनटिल एबीसी, तुम्हारा नाम है एबीसी, अनलेस एंड अनटिल एबीसी देश के सॉवरेनिटी सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोल रहा है, या फिर वो डिसेंसी या मोरालिटी को वायोलेट कर रहा है, या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, या वो इंडिया के फॉरेन रिलेशनशिप्स विद एनी फ्रेंडली कंट्री खराब कर रहा है, या फॉर दैट मैटर वो इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में बहुत सारे चीजें दी हुई। ये नहीं कर रहा है तो उसके आगे स्टेट तेरा नहीं चलेगा। डोंट स्टॉप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कीवर्ड यहां पर है कि यहां पर डोंट बोला जा रहा है स्टेट को, कि स्टेट को बोला जा रहा है डोंट, इसके आगे मत चले जाना बेटा, इसके आगे सिद्धार्थ के क्षेत्राधिकार हो गया, यहां पर सॉरी तेरे क्षेत्राधिकार के आगे सिद्धार्थ के अधिकार हो गए। तो स्टेट जो है वो यहां तक मुझे रोक सकता है, उसके बाद मैं जो करना चाहूं मैं कर सकता हूं। इन अदर वर्ड्स मैं मीडिया में लिख सकता हूं, मैं गाने गा सकता हूं, मैं कार्टून बना सकता हूं, मैं मूवी बना सकता हूं, मैं बुक लिख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, आई कैन डू एवरीथिंग। सो फंडामेंटल राइट्स एक तरह से थिन रेड लाइन, थिन रेड लाइन है, थिक रेड लाइन है, यू नो दैट ब्राइट लाइन, इसके आगे तुम नहीं रोक सकते मुझे। जहां तक स्टेट ने किया उसको रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं कि जी वहां तक तू रोक सकता है, उसके आगे सिद्धार्थ के अधिकार यानी कि इंडिविजुअल यानी कि सिटीजन के अधिकार, डिपेंडिंग अपॉन कि वो इंडिविजुअल है सिटीजन है, वो डिपेंडिंग अपॉन फंडामेंटल राइट्स अलग अलग है। फेयर एनफ। तो एक तरह से क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स क्या हुआ, मौलिक अधिकार क्या हुआ, जहां कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कुछ करने से रोक रहा है, मना, लिमिट बना रहा है कि डोंट डू समथिंग। एज अपोज टू दैट आर्टिकल 36 टू 51 डीपीएसपी यही कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शंस दे रहा है। सर डायरेक्शन दे रहा है मतलब, डायरेक्शन दे रहा है मतलब वो ये बोल रहा है कुछ करो, कुछ करो, डू समथिंग। There are certain principles according to which the government should work. So the point here is that Article 37 इसमें बड़ा clearly बोल रहा है
कि दैट द प्रिंसिपल्स मेंशन्ड हियर इन दिस पार्ट आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ दिस कंट्री एंड शैल बी एंड द गवर्नमेंट शैल फॉलो दिस while मेकिंग लॉस। जिनके ऊपर से प्लेन निकल गया उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब कानून बना रहे हो, जब कोई विधि बना रहे हो, तो कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे और उन जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो तुम बना पाओगे एक वेलफेयर स्टेट। वर्ड क्या है सर? सारा इरादा क्या है? वेलफेयर स्टेट। इस पूरे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एकमात्र इरादा है वेलफेयर स्टेट बनाना। इनफैक्ट द लास्ट पार्ट, कीस्टोन, वेलफेयर स्टेट। तुम किसी भी तरह से तुम भला करोगे, इस देश का भला करोगे। एजुकेशन से तुम सोशल बेनिफिट्स दोगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स दोगे, एक्चुअली सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना के दोगे। सो डीपीएसपी का फाइनल एम क्या हो जाएगा सर? फाइनल एम हो जाएगा टू एनफोर्स अ और टू मेक अ वेलफेयर स्टेट। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कीस्टोन ऑफ पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अब तक मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दैट दे आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो अगर तुम इसको देखोगे तो यहां लिखा है दे आर नेगेटिव, दे आर नेगेटिव, दे आर पॉजिटिव। ये कुछ करने को बोल रहा है। ये जो है इसका इरादा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाना था, इसका इरादा सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाने का था। एक और प्रॉब्लम है, वैसे एक फैक्चुअल पहले क्वेश्चन पूछ लेना। कभी कभी जो चाय की टपरी टाइप स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ इतना ही पढ़ के छोड़ देते, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं एक्चुअली, कि वो सिर्फ इसी बात पे बड़ा खुश हो जाते हैं कि डीपीएसपी कहां से एनफोर्स होते हैं और कहां से लेकर आए हम लोग। तो पहले तो याद रख लेना कि 1937 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयर, यानी कि आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको डायरेक्टली अडॉप्ट किया। और अगर हम थोड़ा सा इससे पहले चले जाए तो एक्चुअली आयरलैंड ने भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेन से अडॉप्ट किया। तो जहां ये कहानी खत्म होती है ना, जो ये बिल्कुल बेसिक है, वहां से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। सो मेक श्योर फर्स्ट तुम्हें ये बात पता हो जाए, फिर भी फैक्चुअली तो पता होनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, दैट इज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप डायरेक्टली नहीं लॉ के पास जा सकते कि कानून में या कोर्ट में चले जाओ कि माय लॉर्ड मेरा है ना जो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51 है ना, वो आप स्टेट को बोलो कि डायरेक्टली मेरे लिए कर दे। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड एस्टैब्लिश होगा, बड़ा फेमस है, आजकल बड़ी बातें हो रही है इसके बारे में। बट आप कोर्ट में जाकर डायरेक्टली ऐसे पिटिशन नहीं डाल सकते, रिट पिटिशन टाइप की माय लॉर्ड स्टेट को बोलो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दो। वो तुम्हारी फाइल उठा के बाहर फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है ये डायरेक्टली एनफोर्स नहीं हो सकता थ्रू द कोर्ट, एज अपोज टू दैट फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल होते हैं। डायरेक्टली एनफोर्सेबल मतलब अगर स्टेट ने या फॉर दैट मैटर किसी इंडिविजुअल ने भी अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट किए तो तुम स्टेट के खिलाफ रिट पिटिशन फाइल करोगे अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको बोलते हैं जस्टिसिएबिलिटी, डायरेक्ट एनफोर्सेबिलिटी थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो सर अगर डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है थ्रू द कोर्ट्स ऑफ लॉ तो फिर इसका मतलब तो ये प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है। डीपीएस तो मर्जी होगी ना सर, मेरी मर्जी, मैं स्टेट हूं, मैं चाहूं तो मैं करूंगा, चाहूंगा तो नहीं करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे बोला है लेकिन मैं ना करूं, तो इसका मतलब तो प्रैक्टिकली वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। ऐसी बात नहीं है, राइट। द पॉइंट हियर इज कि आपको यह बात रियलाइज होनी बड़ी जरूरी है कि डीपीएसपी को एनफोर्स किया जाता है बाय पासिंग लॉस। सो जब ये लाइन इतने बार होता है कि मैं अपनी क्लासेस में 10 बार इसको रटवा देता हूं। डीपीएसपी का और कोई तरीका नहीं है ना, छोटा एस होना चाहिए था, डीपीएसपीएस मत कर देना। डीपीएसपीस आर एनफोर्स बाय पासिंग लॉस। स्टेट कैसे डीपीएसपीस को एनफोर्स करता है? बाय पासिंग लॉस। लेकिन सर द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स देयर, क्या? क्योंकि अभी अभी आपने बोला कि दे आर नॉट एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। और अगर स्टेट भूल गया, नहीं मानता, आई इग्नोर इट, मैं नहीं मानता, ओके, मैं नहीं पास करता डीपीएसपी से रिलेटेड लॉस, तो क्या करोगे? तो इस पर मॉरल एक्शन हो सकता है, इस पर पॉलिटिकल बैकलैश आ सकता है। मतलब इसका जवाब स्टेट को एक
एक तो मोरालिटी पे देना ही पड़ेगा, पार्लियामेंट में सवाल उठेंगे, दूसरा उसको चुनावी नतीजों में मिलेंगे। तो तुमने नोटिस किया होगा कि स्टेट फार्मर्स के लिए बहुत कुछ करता रहता है, सब्सिडी देता रहता है, तो वो कहां से आ रहा है यार? यार वो है ना आर्टिकल 47 से आ रहा है, रादर 48 से आ रहा है। सो आर्टिकल 48 से आ रहा है, तो नहीं देता जी मैं। अरे कैसे नहीं दोगे? आपको उसका बैकलैश चुनावी नतीजों में मिलेगा। सो देयर विल बी अ मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन टू दैट। यार मिड डे स्कीम्स, आर्टिकल 47 इंप्रूवमेंट ऑफ योर हेल्थ, या फिर कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन, या ये इतनी सारी हेल्थ स्कीम्स जो निकाली जाती है, ये कहां से निकाली जाती है? ये आर्टिकल 47 से निकल रही है। बट कोई जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं निकालता, ओके इतना खर्चा हो रहा है। अरे कैसे नहीं करोगे सरकार? तुम्हें करना पड़ेगा। क्या अगर नहीं करोगे तो अगले चुनाव में मुंह की खाओगे, यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस। तो वो क्यों है? बिकॉज ऑल दो डीपीएसपी को तुम एनफोर्स नहीं कर सकते बाय पासिंग लॉस, लेकिन 100% देयर इज अ मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन एज अपोज टू वेयर इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट ये तुम्हारे चुनावी नतीजों के टेंशन नहीं है, इट इज अ लीगल सैंक्शन। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, द मोमेंट तुमने वायोलेट किया किसी का फंडामेंटल राइट और लोगों ने रिट पिटिशन फाइल किया, यू विल बी इन ट्रबल। सो हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में ये सारे फंडामेंटल राइट्स अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और पूरा आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 को पढ़ते हुए जाएंगे। सो आई विल ट्राई, ऑल्दो मैं फिर बोल रहा हूं कि ये ब्रीफ ही जाएगा, बिकॉज यूट्यूब पर एक ही लेवल तक ही पढ़ाया जा सकता है। ज्यादातर मोनोलॉग से आपकी लर्निंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट जो बेसिक क्लासेस है वो सब कुछ मैं यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा। डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ऑब्वियसली तुम्हारे को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर मैं एंड करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं वो बिल्कुल टेक्निकल होता है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर तुम आर्टिकल 38 द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो तुम्हें मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि आर्टिकल्स या पूरे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअली मकसद क्या है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअली मकसद है टू एंश्योर अ वेलफेयर स्टेट। सो मैं जो कुछ भी तुम्हें पढ़ा रहा हूं, आई एम टेकिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। नो नॉनसेंस, एब्सोल्यूटली टू द पॉइंट एंड perfectly on the nail kind of teaching is what I do. I hope you have enjoyed this. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, इन्हीं के आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। और अभी भी अगर तुम फैसला करना चाहते हो, मेक श्योर कि ये फैसला जल्दी कर लेना, बट डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड SID Live. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind.